हेलो 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 हेलो। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक में। और आज इस एमपीपीएससी मेंस के मैथ्स की श्रृंखला में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समीकरण। अभी तक के जो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनको अच्छे से देख लिया होगा। समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि अभी तक इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो नहीं देखा गया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा अछूता है, अनटच्ड है, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से जो है वो नहीं पूछे गए हैं। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। एक दो प्रश्न यहाँ से ऑलरेडी आ चुके हैं, भविष्य में यहाँ से कुछ प्रश्नों की संभावना बनती है। 3 मार्कर, 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में तीनों तरह के प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशन में जो हम बातें करेंगे कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है समीकरण की, अगर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था तो बचपन में आपने जो जो पढ़ा था वो समीकरण में रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्या सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत टू द पॉइंट ये सेशन रहने वाला है। नोट्स जरूर मेरे साथ बनाते चलें और आइए आज की क्लास को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीकरण को समझते हैं। अब अभी आप डेफिनेशन को ना देखते हुए जो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं उसके बारे में समझें। देखिए भाई, अगर सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि समीकरण इक्वेशन, अगर मैं आपसे एक वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर 2x + 3y इज इक्वल टू 5। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे कि ये इक्वेशन जैसा, समीकरण जैसा देखा देखा तो लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0, क्या आप इसको एक समीकरण कहेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ, इसको भी समीकरण कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x + 1/x इज इक्वल टू 5, क्या इसको आप एक समीकरण कहेंगे? तो आप बोलेंगे समीकरण, इक्वेशन तो हम इसको भी कह सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि y² + 3y + 4y³ इज इक्वल टू 7, इसको आप इक्वेशन कह सकते हैं? आप बोलेंगे सबको इक्वेशन कह रहे हैं, जो बोर्ड पे इन शॉर्ट लिखा है उन सभी को इक्वेशन कह रहे हैं। अब साथियों एक बात बताइए कि आप जो एक्स और वाई को बचपन में पढ़ते थे, ये एक्स और वाई कौन है? अगर मैं हिंदी में कहूँ तो चर, इंग्लिश में कहूँ तो वेरिएबल्स। अब चर क्या होते थे? जिन्हें चराया जा सकता था? ऐसा तो है नहीं। चर का मतलब होता था जिनकी वैल्यूज लगातार बदलती रहे, जिनकी वैल्यूज, जिनके मान लगातार बदलते रहे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम बात यहाँ पर करते हैं। उससे ज़्यादा कम की बात हम लोग नहीं करते हैं, टू द पॉइंट एकदम। अभी हम पीएससी मेंस ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, हर एक उस विद्यार्थी को कंसीडर करते हुए जिसको गणित में प्रॉब्लम है या जिसने कभी मैथ्स नहीं भी पढ़ा, तो ये वीडियोस मोर देन उसके लिए भी सफिशिएंट रहेंगे। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इनको चर क्यों कहते हैं, वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, आप इसके इंग्लिश वाले नाम पे थोड़ा सा जाइए। वेरिएबल्स मतलब इनके मान लगातार बदलते रहेंगे। बचपन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक्स का मान 1 आता हो, किसी में 1.5 आता हो, किसी में -2 आता हो, किसी में -5, किसी में 2, किसी में 4, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो एक्स के मान अलग अलग सवालों में, अलग अलग कंडीशन में जो वेरिएबल्स आप मानते हैं उनकी वैल्यूज अलग अलग आती हैं, मतलब उनके मान लगातार बदलते रहते हैं। सही बात है। तो जिसका मान लगातार बदलता रहे, जैसे आपके जीवन में अगर मैं आपसे कहूं कि जो बदल रहे हैं वो इंसान, आप कैसा इंसान चाहते हैं? वेरिएबल चाहते हैं कि कांस्टेंट चाहते हैं? आप ऐसे ही समझिए। अगर कोई इंसान जीवन में लगातार बदल रहा है तो वो वेरिएबल है, मतलब चर है। और फिक्स जो है, फिक्स जो है, जो अपनी वैल्यू कभी नहीं बदलता, जो पहले जैसा था वैसा ही आज भी है, उसको आप कहते हैं अचर, अपनी जगह से हिला नहीं, एज इट इज है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब, इसका मतलब चर। तो आप मुझे देख के बताएं, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में, क्या आप 2 का मान ऐसा देखा है आपने कहीं कि 2 का वैल्यू जो है वो एकदम सुबह आते आते 3 हो जाए? ऐसा कहीं नहीं होता। 2 की वैल्यू जब आप बचपन में पढ़ते थे तब भी 2 ही थी और आज भी 2 ही है। तो इनको बोलते हैं अचर, जो अपनी जगह से हिले नहीं। अब ये प्लस माइनस गुणा भाग क्या है? प्लस माइनस गुणा भाग ये है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप जानते हैं समीकरण में, देखिए आपको दिख रहा है ना, कहीं प्लस दिखेगा, हो सकता है कहीं माइनस दिखे। अब आप बोलेंगे सर इसमें गुणा दिख रहा है क्या? तो ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है। 2x का मतलब क्या है साथियों? 2x का मतलब यही तो है, 2 × x। 3y का मतलब क्या है? 3 × y, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन भी है। और भाग का जब जरूरत पड़ेगी, जैसे यहां पर ये देखिए, जैसे 1 के डिवाइड में x है, तो ये गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आपको समीकरण में देखने को मिलते हैं। और ये बराबर क्या है जनाब? बराबर क्या है? तो बराबर है एक समता का चिन्ह, इक्वल का साइन। तो आपको एक बात समझ में आई कि जो समीकरण होते हैं उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो समीकरण को बना रहे हैं, इक्वेशन को बना रहे हैं। कौन कौन? एक है चर, एक है अचर।
चर और अचर से मिलकर बना एक निकाय, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं उसमें। ऐसा तो नहीं कह दोगे ना कि 5 बराबर 0 और आप कह दो कि ये समीकरण है। भाई 5 0 के बराबर नहीं हो सकता, आप जानते हो। ये बराबर मतलब क्या है, बराबर वजन होना चाहिए, इक्वल वेट होना चाहिए दोनों तरफ। तो अगर लेफ्ट में 5 वेट रखा है तो राइट में 0 वेट आप नहीं रख सकते हैं। तो समीकरण मतलब इक्वल का साइन होना जरूरी है, पहली बात तो सही है, इक्वल इक्वल बराबर का चिन्ह। और बराबर का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझें कि x और y के ऐसे कुछ वैल्यूज हमको पुट करने पड़ेंगे, x और y के ऐसे मान रखने पड़ेंगे जिनको रखने के बाद यहां पर इस पूरे को सॉल्व करने पर भी वैल्यू कितनी आती हो, 5। तभी तो 5 इज इक्वल टू 5 होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं x का मान 1 रख दूं और y का मान 1 रख दूं। अगर मैं x और y की वैल्यू 1 रख दूं तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब x और y का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, और भी हो सकते हैं, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, आगे जाएंगे इस परिस्थिति के हिसाब से। तो आपको ये समझ आया कि चर और अचर से मिलकर बना ऐसा निकाय, चर और अचर एवं गणितीय संक्रियाएं भी हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हैं, उनसे बना ऐसा निकाय जिसमें बराबर का निशान भी होता है, समता का चिन्ह भी होता है, उसी को आप कहते हैं समीकरण कहते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, इसके 2 साइड्स होते हैं, कौन कौन से, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से बना ऐसा एंटिटी जिसमें इक्वल का साइन भी होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इस इक्वेशन में 2 साइड्स होती है, वन इज LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरा RHS वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। ये बात आपको समझ में आई। आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है। अब कभी मान लीजिए उसने एग्जामिनर ने आपसे 2 मार्कर में चर अचर या चर की डेफिनेशन पूछ ली। चर की डेफिनेशन कैसे दोगे, वे गणितीय संक्रियाओं में वे निकाय जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ ABC इत्यादि। अचर क्या है, जिनके मान लगातार फिक्स रहते हैं, बदलते नहीं है। तो चर अचर की डेफिनेशन पूछ ली। समीकरण कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा समीकरण की डेफिनेशन क्या है। देखिए बोर्ड पर लिखी हुई है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, चर और अचर के संयोजन से बना निकाय। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना निकाय जिसमें समता का चिन्ह भी होता है, मतलब इक्वल का साइन भी होता है, इसी को समीकरण कहते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, LHS और RHS। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा है, सिस्टम मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट व्हिच आल्सो हैज एन इक्वल साइन। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और इक्वल का साइन भी है, इसी को आप इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन हैज 2 साइड्स व्हिच इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS। डेफिनेशन क्लियर, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत ना होगी आपको। ये 2 मार्कर में कभी डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप लिख दें और नीचे के एग्जाम्पल लिख दें, कोई सा भी इनमें से जो भी आपको समझ में आए वो एग्जाम्पल लिख दें। अब साथियों इक्वेशन आप समझ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x + 3y = 5 और अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3x² + 2x + 7 = 0, क्या आपको इन दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज यहां पर आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है ये बात, इसीलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। मैंने आपसे बोला था गणित पढ़ने से पहले ये पढ़ें, ऐसा आपको एक वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप चेक करें जाके। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है उनके लिए तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं हम, आधार, बेस। और आधार के ऊपर जो लगा रहता है उसको बोलते हैं हम घात। घात मतलब क्या होती है, पावर। तो आधार के ऊपर हमेशा घात लगी रहती है, बेस के ऊपर हमेशा पावर लगी रहती है। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखें यहाँ पर तो x के ऊपर कितनी घात लगी है, 1, और y के ऊपर कितनी लगी है, 1। यहाँ पर x के ऊपर कितनी है सबसे बड़ी पावर, 2, यहाँ पर कितनी है, 1। जहां कुछ नहीं होता वहां पर कितना होता है, 1। अब साथियों आपको हमेशा किस पे घात देखी जाती है, चर पर। चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। तो आप क्या करते हैं, चर की घात के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये इक्वेशन कौन सा है, वेरिएबल की पावर के हिसाब से। यदि चर की घात 1 है, अगर चर की मैक्सिमम सबसे बड़ी घात 1 है, यहां पर देखिए चाहे x हो चाहे y हो, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। तो इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण, रेखीय, या फिर आप क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो आप एक बात समझ गए, रेखीय समीकरण की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वह समीकरण, वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 1, उसको क्या कहते हैं आप, समीकरण, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशंस हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल एज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और आप उसका एग्जांपल दे दीजिए, सही है, आपके नंबर आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन बनने की संभावना है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे जो पूछने की संभावना है वो सारा हम कवर करें। तो फिर आप बोलेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होगा, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2,
उसी को आप बोलेंगे वर्ग समीकरण। डाउट आपका एक क्लियर कर देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेखीय समीकरण है कि वर्ग समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक। कई लोग बोल सकते हैं कि इसमें x की सबसे बड़ी घात 1 ही नजर आ रही है तो ये लीनियर है, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 5 उधर जाएगा। तो आप बताइए लीनियर इक्वेशन है कि वर्ग समीकरण है? आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो आपने देखा कि चर डिसाइड करेगा, वेरिएबल डिसाइड करेगा कि समीकरण रेखीय होगी, वर्ग होगी। वर्ग समीकरण को एक और नाम बोलते हैं आप द्विघात, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी तो उसको बोलेंगे त्रिघात या क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। हमें क्या पढ़ना है, हमें दो समीकरण पढ़नी है केवल। पहला पढ़ना है आपको वर्ग समीकरण और दूसरा आपको पढ़ना है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। बस ये हमारे दो टारगेट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों हमें यहाँ पर पढ़ने। अब साथियों आइए जरा समझते हैं और आगे क्या कहानी। अब देखिए डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। चर, जैसे अगर कोई आपसे पूछे चर को डिफाइन कीजिए तो आप क्या बोलेंगे, वे निकाय जिनके मान लगातार परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार मतलब जैसा सवाल होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो उसी को आप बोलते हैं चर कहलाते हैं। द एंटिटीज हुज वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप नोट करें इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसकी पीडीएफ तो आपको डलवाई दूंगा ग्रुप में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर आप एक उदाहरण और लिख सकते हैं। उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया या c हो गया। इस तरीके से इनको आप किसी भी एक इंग्लिश के अल्फाबेट से दर्शाते हैं या स्पेशल कैरेक्टर से, भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, पर जनरली हम इंग्लिश के अल्फाबेट से इनको दर्शाते हैं। अब बात करते हैं अचर। अचर कौन होते हैं, फिर वे निकाय जिनके संख्यात्मक मान परिवर्तित नहीं होते हैं, अचर कहलाते हैं। द एंटिटीज हु डज नॉट चेंज देयर वैल्यू, हु डू नॉट चेंज देयर वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स। आपको डेफिनेशन स्पष्ट है, यहाँ एग्जांपल लिख दें जैसे कि 1 3 5 7 0 आदि। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अब और आगे चलते हैं, क्या कहानी है। समीकरण के प्रकार, टाइप ऑफ इक्वेशन। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कौन डिसाइड करता है, चर, वेरिएबल। चर के आधार पर, चर के आधार पर कि चर की घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर। अब यहां से प्रश्न क्या आ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि रेखीय समीकरण को परिभाषित कीजिए 2 मार्कर में, द्विघात को परिभाषित कीजिए 2 मार्कर में, इसको परिभाषित कीजिए 2 मार्कर में। एकदम से पूछ ले, समीकरण की डेफिनेशन पूछ ले, चर की डेफिनेशन पूछ ले, अचर की डेफिनेशन पूछ ले। 2 मार्कर में कई बार डेफिनेशन आ जाती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चैप्टर में। 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, तीनों तरह के क्वेश्चन बनने का भरपूर स्कोप है, तो हम इसको टू द पॉइंट रहते हुए पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि चर की घात के आधार पर 3 तरह के हो गए रेखीय समीकरण। तो आप जानते हैं कि जब चर की या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो, 1 हो, उसी को आप क्या बोलेंगे, रेखीय समीकरण। यहां पर चर की या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, क्या कहलाएगा, वर्ग समीकरण। तो वे निकाय जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, वे निकाय जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है क्या कहलाते हैं, रेखीय समीकरण। The entities having maximum power of variable as 1 is called linear equation। उसी को आप बोलेंगे चर की अधिकतम घात वाले 2, चर की अधिकतम घात 3 वाले त्रिघात समीकरण। एग्जाम्पल जरूर दिया करें आप, जब भी कोई डेफिनेशन दें तो एक उदाहरण लिख देंगे हम। यदि हम यहाँ पर उदाहरण लिखें तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, बस यहाँ लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये एक और उदाहरण लिख दिया मैंने, 2 लिख दिए। त्रिघात समीकरण में लिख दिया x क्यूब प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने त्रिघात समीकरण लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन तीनों को समझा। ट्रिपल इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, त्रिघात समीकरण। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जब आप तीनों समझ गए तो रेखीय समीकरण को हल करने के, अब बात है कि रेखीय समीकरण कैसे हल होगा। मैंने आपसे बोला कि हमें 2 इक्वेशन पढ़नी है केवल, एक तो लीनियर जिसको आप क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण, और एक पढ़नी है हमें वर्ग जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 तरीके होते हैं। एक आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, तो आप बचपन में नहीं करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप 2 हिस्सों में बांट देते थे। कई लोगों को समझ नहीं आया कि आज तक ये हुआ क्या, ये क्या जादू हो जाता था, और फिर कॉमन लेते थे। ऐसा कुछ कुछ बचपन की धुंधली धुंधली सी यादें आपको याद तो होंगी थोड़ी बहुत, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, वर्ग समीकरण में। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बचपन में, श्रीधराचार्य जी का x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर
-4ac/2a, आपने ये भी सूत्र देखा होगा। तो श्रीधराचार्य जी ने, एक साइंटिस्ट, एक गणित, बहुत बड़े गणित शास्त्री कह सकते हैं, एक बहुत बड़े नॉन पर्सन, जिन्होंने इस सूत्र को दिया और बोला कि आप किसी भी वर्ग समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। तो हमें वर्ग समीकरण में दोनों मेथड्स पे चर्चा करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ ये देखना है कि 2 मार्कर का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, 7 का और 10 का हर क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में, एक सेकंड साथियों, मैं जरा पानी पी लूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहां पर वर्ग समीकरण में इतनी बात हमें करनी है। रैखिक समीकरण में आपने बचपन में 3 विधियों का नाम सुना होगा। एक सुना होगा आपने विलोपन विधि, जिसको आप बोलते थे एलिमिनेशन मेथड। एक आपने सुना होगा प्रतिस्थापन विधि, जिसको आप बोलते थे रिप्लेसमेंट मेथड। याद आ रहा है कुछ ऐसा सुना सुना? हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी याद ना आ रहा हो। और एक आपने सुना था वज्र गुणन। तो वज्र गुणन की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन वज्र गुणन के हमें कुछ बेसिक फंडों की जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी, तो मैं आपको अभी कराता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये तीनों मेथड्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों मेथड्स पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं। मैं आपको बता दूंगा, उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं है। उतना प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, आराम से आपको क्वेश्चन अगर आता है उस फ्रेम के अंदर से आने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स देखिए, लिखा हुआ है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ये अब मानक रूप क्या है ये भी समझते हैं साथियों। अभी हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के हल की, मतलब लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर वर्ग समीकरण की बात करेंगे। रेखीय समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो लीनियर इक्वेशन, इसका जरा संधि विच्छेद करके देखो आप। रेखीय समीकरण मतलब किसका समीकरण? रेखा का समीकरण। रेखा क्या होती है? रेखा मतलब लीनियर। लीनियर में आपको ये इतना वर्ड नजर आ रहा है, लाइन। मतलब ये हुआ, लाइट चली गई क्या मैडम? ये क्या हो गया, लाइट चली गई क्या? एसी बंद कर दूं? आपने कर दिया क्या? अच्छा, लाइट पहले ही चली गई थी क्या? अच्छा, ये क्या चक्कर हो गया? अरे यार। सारी बंद हो गई लाइट्स, दोबारा से स्टार्ट करूं क्या? नहीं, लाइट क्यों नहीं जल रही, क्या हुआ, ये अंधेरा क्या हो गया? बंद करूं उधर से? सांस ले रहा है ये तो जोर से। हम्म, इसको बंद कर देते हैं। क्या? इसको ऐसा करते हैं, इसको निकाल के, अब करें कंटिन्यू?
तो ये तीनों मेथड्स को हमें समझना है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मानक रूप क्या है समीकरण का। लीनियर इक्वेशन का, रेखा का समीकरण मैं आपको बता रहा था कि लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब होती है आपकी रेखा। अब अगर मैं आपसे बात करूं लाइन की, तो लाइन तो क्या होती है, एक सीधी लाइन, यही होती है एक लाइन जो प्रकाश चलता है सीधी रेखा में गमन करता है। बेसिकली लाइन क्या होती है, जिसको दोनों तरफ दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। उतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ें होती हैं, लाइन होती है, रे होती है और लाइन सेगमेंट, रेखा, रेखाखंड और किरण। उसके बारे में हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने फोकस पॉइंट इधर रखना है। तो लाइन क्या होती है, बेसिकली आपको बेसिकली क्या होता है, एक प्लेन होता है। जैसे मैं थोड़ा सा, मुझे आपको समझाना पड़ेगा इस बात को। आपको पता है बचपन में हमने पढ़ा था प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई। रेफरेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप चीज़ों को भूलें नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पे एक लाइन बनाना है इस 2D प्लेन में, तो लाइन कैसा फिगर है, एक 2D फिगर है। तो ये लाइन जो चलती है, एक कोई भी लाइन जो आपकी जो जो गमन कर रही है, वो एक पॉइंट से चल रही है कि बहुत सारे, वो इनफाइनाइट पॉइंटों से होकर गुजरती है। भाई ये एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट आखिर है कहाँ, इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एक कोऑर्डिनेट होता होगा ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे एक पॉइंट, जैसे आप दर्शाते हैं ना 5 6 3 4, तो 5 माइनस 6 जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, दर्शाते थे आप बचपन में। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट किसी भी एक पॉइंट को दर्शाने के लिए, जैसे ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को गौर करो आप कि कहाँ है ये, प्लस वाई में और प्लस एक्स में। तो इसका मान लीजिए एक मान होता होगा 3 4, मतलब 3 पे और 4 पे ये पॉइंट है, ऐसा कुछ आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो एक लाइन जो होती है वो एक पॉइंट से गुजरती है कि बहुत सारे पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट से, और हर एक पॉइंट को दर्शाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट की, एक्स और वाई दोनों अक्षों के मान की ज़रूरत है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स के मान की ज़रूरत है। इसीलिए जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है साथियों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये होता है रेखा का मानक रूप, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। मतलब यहाँ पर एक रेखा को दर्शाने के लिए एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स की आपको ज़रूरत है। इसीलिए एक्स और वाई क्या है, चर। क्यों है चर, सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे मेरे साथ तो बात समझ में आएगी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये लाइन ऐसे सपोज करो यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ठीक है, ये लाइन ऐसे गुजर रही है। अगर आप सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर एक्स वाई का मान अलग होगा, 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 यहाँ पर एक्स वाई का मान अलग होगा। तो जैसे जैसे लाइन आगे या पीछे बढ़ेगी तो एक्स और वाई के मान क्या होते जाएंगे, चेंज। इसीलिए चेंज होना मतलब चर, मतलब वेरिएबल। इसीलिए एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, चर है। सही है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चल गया रेखा का, वो होता है हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई। अभी हमारे जो काम का है उसकी बात कर रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां पर ए बी और सी क्या है, चर। ए बी और सॉरी एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, चर है। और ए बी सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या है, अचर। कांस्टेंट मतलब अचर, मतलब ये एक फिक्स संख्या होती होंगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो। तो ये मानक रूप है। अगर आप इसको तुलना करोगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 2, b का मान कितना हो जाएगा, 3, और c का मान कितना हो जाएगा, 5। ऐसा मतलब है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत क्या है, मानक रूप की ज़रूरत क्या है। तो जब हम तीनों मेथड्स को, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से जब हम चीज़ें सॉल्व करेंगे, तब हमें मानक रूप की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म की आवश्यकता समीकरण की पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए भाई, विलोपन विधि क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है। हम दो समीकरणों को बेसिकली अब सॉल्व करेंगे। आपको प्रश्न में दो इक्वेशन दी जाएंगी, आपको दोनों इक्वेशन की मदद से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो एक एक करके जरा हम चीज़ों को समझते हैं, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और मैंने आपके सामने लिखा 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके हैं दो समीकरण। उसने बोला कि इन समीकरणों को हल कीजिए। ऐसा आपको एक प्रश्न दे दिया कि सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, ऐसा बोल दिया। अगर मैंने आपसे ऐसा बोला, और मान लीजिए प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, 7 मार्कर में आया मान लीजिए, या 10 मार्कर में, दोनों सिचुएशन को समझते हैं। 7 मार्कर मतलब लगभग आधा पेज, 10 मार्कर मतलब लगभग 2 पेज। अगर ऐसा प्रश्न पेपर में आया
तो आपको क्या स्टेप्स लिखने हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, उसको समझते हैं। हल करना मतलब सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं सीधा क्वेश्चंस पे आया हूँ, क्योंकि जो थ्योरी और जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो मैंने आपको करा दिया अभी डिस्कस। अब हम प्रश्नों के थ्रू समझते हैं कि कैसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा पहला प्रश्न हमने लिखा है कि 2x + 3y + 5 = 0 और 3x + 2y + 5 = 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। हल करने का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू बतानी है। ये x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। साथियों, मान के चलते हैं कि ये सवाल आपको 7 मार्कर में पूछा होता, पहले मानते हैं 7 मार्कर में पूछा होता, तो आधे पेज में कैसे लिखते हैं। देखो भाई, आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपके पास एक सरल रेखा है। पहली ये क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। इसका मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि बात दिमाग में बैठे, ऐसा ना हो कि रट के चले जाएं और फिर 15 दिन बाद फिर भूल जाएं, 20 दिन बाद फिर भूल जाएं। एक बार सीख लो, हमेशा तक काम में आएगा, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि ये दोनों जैसे इक्वेशन है, समीकरण है, अगर ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व कर रहे हैं आप, पहचान गए आप, लीनियर इक्वेशन है दोनों। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कितनी मेथड, 3। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि। मतलब आपने पहली देखी कि विलोपन एलिमिनेशन मेथड, दूसरी आपने रिप्लेसमेंट और तीसरी आपने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इसको 7 मार्कर में सॉल्व करना चाह रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन से कीजिए, उसने मेथड का नाम तो दिया नहीं है, अगर मेथड का नाम देता तो हम मेथड से कर देते। अगर मान लीजिए मैं इसको विलोपन विधि से करूं, एलिमिनेशन मेथड से करूं, तो क्या करूंगा, देखो क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आप करेंगे कि इसको बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 1, क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड सीख लीजिए, आइए। तो हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जरा उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। विलोपन विधि से यदि आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 आपने नाम दे दिया, आपको याद होगा एलिमिनेशन या विलोपन नाम से ही स्पष्ट है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो। अब पहली इक्वेशन में आप देखिए कि आपको कितना दिख रहा है, 2x, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3x। अगर मैं चाहता हूं कि मैं x को एलिमिनेट करूं तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। अब ये 2x है और ये 3x है, कैसे काम चले। तो 2 और 3 का एलिमिनेशन करने के लिए, x का एलिमिनेशन करने के लिए आप बोलेंगे कि मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके देखूं तो कितना आता है, 6। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों में आप क्या करो, नीचे वाले वेरिएबल का ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाले वेरिएबल का नीचे गुणा कर दो, बस इतना कर दो आप। नीचे जो है कोफिशिएंट, सॉरी वेरिएबल नहीं कहेंगे, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या का नीचे। मतलब यह हुआ कि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं आप, आपने बता दिया। अब आप बोलेंगे कि समीकरण एक में, अब देखिए एक में किससे गुणा करोगे, 3 से। समीकरण 1 में 3 का, व समीकरण 2 में कितने का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा, ठीक है। आप बोलेंगे कि इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप 3 का गुणा कर रहे हैं तो आपने बोला 3 ब्रैकेट में कितना लिखेंगे आप, 2x + 3y। देखो अब गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं साथियों। अगर आपने लिखा 3 × 2x + 3y + 5 = 0, जैसे ही आपने ये लिखा तो ये गलत है। हमारे विज्ञान के चमत्कार कर देते हैं कई लोग साथी, वो ये नहीं जानते कि 3 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं हो रहा है, ये पूरी इक्वेशन में हो रहा है, और पूरी इक्वेशन में हो रहा है तो आपको विद्यार्थियों, आपको ये ब्रैकेट लगाना चाहिए कायदे से, ठीक है। मतलब 3 का गुणा हर जगह हो रहा है, 3 का मल्टीप्लिकेशन हर जगह हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हो रहा है 3 का मल्टीप्लिकेशन, और 0 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 0 आएगा। तो ये ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखें आप, ब्रैकेट नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे आपके, या फिर जल्दबाजी में आप इतना करके रह जाओगे कि 3 दूनी 6x और प्लस लिख दोगे 3y और +5 = 0, ऐसे लिखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक से आपको बचना है। आपने ये कर दिया सॉल्व। अब आपको समीकरण नंबर 2, जैसे आप इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6x + 3 3 = 9, ब्रैकेट खुलता है तो सबको मिलता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 कितना होगा, 15 = 0। अब 1 और 2 आप पहले ही बना चुके तो इसका नाम दिया अपन ने समीकरण 3। इसी प्रकार से हमने बोला समीकरण 2 में कितने का गुणा करना था, 2 का, तो 2 × 3। साथियों आपने अब एक बार बता दिया कि आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप कैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 × कितना लिख रहे हैं आप, 3x
प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपने लिखा। 6x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 4 आ गई। मैं अभी पूरे स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ, फिर छोटा कैसे करना है सवाल को वो भी देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास समीकरण 3 और 4 हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करें इक्वेशन 3 और 4 में कि यहाँ पर 6x हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 6x। अब हम यदि 6x को 6x से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 3 में से 4 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर आप 3 में से 3 को 4 में से माइनस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 एवं 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे सर, आप बोलेंगे कि 6x प्लस 9y प्लस 15 में से आप माइनस कर रहे हैं, तो अब वो जो बचपन में करते थे ऐसे नहीं कि इसको इससे काट दिया इसको इससे काट दिया। LHS जो LHS है ये पूरा क्या है, LHS वाम पक्ष, LHS में से LHS घटेगा, RHS में से RHS घटेगा, इधर वाले में से इधर वाला, इधर वाले में से इधर वाला। ध्यान रखें ये आप मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, और मेंस में सही से लिखने के ही नंबर हैं और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो आप जल्दबाजी में इसको इससे काट दें इसको इससे काट दें, ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के नंबर हैं, सही से प्रेजेंट करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो आपको एवरेज मार्क्स दे देगा। आपने माइनस किया, जैसे ही आपने माइनस किया तो आपको क्या माइनस करना है, 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y प्लस 10। अब ये LHS में से LHS माइनस हो गया बराबर 0। क्या आप देख पा रहे हैं, अभी इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, आपने इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बताइए। अगर आप ब्रैकेट का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ -6x होकर रह जाएगा, बाकी सब प्लस रह जाएंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके एग्जाम में नंबर काटती हैं, जिससे हमें बचना है और इन वीडियोस से आपको वही लाभ होगा, इस बात को ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, 6x प्लस 9y, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा होगा अंदर, तो माइनस का 4y होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बराबर 0। अब 6x में से 6x, ऐसा नहीं कि आप काट के दिखा रहे हैं, हमें काट के उसको नहीं दिखाना है। वो जानता है कि 6x में से 6x माइनस हो गया, 9y में से 4y गया तो कितना बचा, 5y, प्लस 5y यहाँ पर बचा, प्लस 15 में से 10 गए तो कितना बचा, 5 बराबर 0। अब साथियों ये चिन्ह क्या है, ये है पक्षांतर का चिन्ह। पक्षांतर मतलब होता है लेफ्ट की वैल्यू राइट में जा रही हो या राइट की वैल्यू लेफ्ट में। इन्हीं दिनों के लिए मैंने आपसे बोला था गणित पढ़ने से पहले ये पढ़ें, आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं फिर आपसे बोलूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखिए आप। तो आप बोलेंगे 5y बराबर, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो टोल लगेगा कि नहीं इसके ऊपर, बराबर के उधर जा रहा है तो माइनस का 5 होगा, 5 से 5 कटेगा पर आपको दिखाना नहीं है। y का मान कितना आ गया, +1 नहीं है, ये -1 है, ठीक है, आ गया, y मिल गया आपको। अब आप बोलेंगे कि y का मान समीकरण नंबर कौन से में, या तो 1 में रख दें या 2 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, आपने x को एलिमिनेट किया, x को गायब किया, x का विलोपन किया, तो कौन सी वैल्यू निकल के आई, y। अगर y का विलोपन करते तो x निकल के आता। आपको x और y की वैल्यू चाहिए, y आपको मिल गया है। समीकरण 1 में रखते हैं हम y का मान, आइए जरा रख देते हैं, कुछ बचा नहीं है प्रश्न में बहुत ज्यादा, तो हम रखते हैं। तो आप बोलेंगे कि 2x प्लस, अच्छा 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, कहीं भी रखोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 × 1 प्लस कितना है, 5 = 0, तो 2x प्लस 3 एकम 3 और 5 8 बराबर 0, 2x = -8। अगेन पक्षांतर का चिन्ह लगाया आपने क्योंकि वो राइट में गया है, तो x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। अब आपको दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं, तो आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः फाइनल सॉल्व करने के बाद x बराबर -4, y बराबर -1 समीकरण का हल है, और यही कैसा उत्तर है, यही अभीष्ट उत्तर है। Hence x = -4 and y = -1 is the desired solution of the equation and this is the final answer। ये आपने लिखा। अब देखो भाई, ये आपको पूरा जो 10 मार्कर का स्कोप है वो आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये प्रश्न। ये देखिए, एक पेज आपका इधर नजर आ रहा है आपको और एक पेज आपका इधर नजर आ रहा है, तो पर्याप्त 2 पेज में आप सफिशिएंट 2 पेज भर सकते हो आप 10 मार्कर में, जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, जब आप विलोपन विधि द्वारा हल करो।
मुद्दा ये है कि ऐसे प्रश्नों को अगर 7 मार्कर में लिखना हो तो इतना कैसे मैनेज करोगे आप, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इतना कैसे मैनेज किया जाए, 7 मार्कर में आधे पेज में कैसे लिखा जाए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं 7 मार्कर में इस प्रश्न को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। सवाल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सवाल ऐसा कुछ है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं। इसका नाम है समीकरण 1, समीकरण 2। आपने बोला समीकरण को कौन सी विधि द्वारा, शॉर्ट में लिखेंगे, अब आप पूरा प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है, विलोपन विधि द्वारा हल। सीधा आपने कीवर्ड लिखे कि भैया हम इसको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेन ये टेक्स्ट है, आपको सीखनी है। एग्जाम में क्या है, बस स्मार्टनेस, कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन और टू द पॉइंट बात करना। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि समीकरण 1 में, एक ही लाइन में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का व 2 में 2 का गुणा। मतलब आप पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, और दूसरी इक्वेशन में 2 का। उल्टा करते हैं, ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर। साथियों अब यहां पर आप कर सकते हो थोड़ा स्मार्टली कि आप इसमें 3 का गुणा डायरेक्ट करके ही लिख दो। ठीक है, सीधा आप मल्टीप्लाई करके ही लिखो। आपने बोल दिया कि आप एक में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, ये 6x प्लस 3 3 9y प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो 6x प्लस 4y प्लस 5 2 10 5 दूनी 10, इक्वेशन नंबर 4। अब आप बोलते हैं समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण 3 से 4 घटाने पर 3 से 4 आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी। तो आप जानते हैं कि 6x से 6x कट चुका है, 9y में से 4y गया तो सीधा कितना बच रहा है, 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी को आप कंटिन्यू कर दें। ये एरो का मार्क दो तरीके से काम करता है, मैंने आपको बताया कि एक पक्षांतर की तरह, LHS को RHS, RHS को LHS। दूसरा ये क्या काम करता है, उसी लाइन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं डेटा, तो उसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि 5y बराबर -5 और फिर से आप कंटिन्यू करके लिख दें कि y बराबर -1 आ गया, y इज इक्वल टू -1। देखो कितना स्पेस दब गया। अब आप बोलेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आपने y का मान समीकरण 1 में रखा तो आप बोलेंगे 2x प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहां पर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पीछे सॉल्व कर लें, सीधा x का मान लिखते हैं। स्पेस मैनेजमेंट ये है। आपने बताया कि भैया मैं यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपने वैल्यू पुट करके दिखा दी, अब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने जो मेथड बताई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने समीकरण बताई। इंपॉर्टेंट बात है आपने क्या बोला कि भाई हम गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा इसमें कर रहे हैं, 3 का गुणा इसमें कर रहे हैं। आपने गुणा भी किया, आपने ये भी बताया कि मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ। जो स्टेप्स आप कर रहे हैं वो आपने बता दिए कि हम ये कर रहे हैं। जब 10 मार्कर होगा तो 2 पेज हैं, तो इन्हीं स्टेप्स को हम सॉल्व भी करके बता देंगे। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? तो ये आपकी स्मार्टनेस है जो आपको पेपर में रखनी है दिमाग में। अब आप बोलेंगे कि सीधा आपको पता है कि x का मान अभी हम रखेंगे तो -3 2 बचेगा और x का मान कितना आएगा, -1। ठीक है, x का मान कितना आएगा, -1। अब आप लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1 कॉमा y इज इक्वल टू -1 समीकरण के क्या है, हल है, समीकरण के हल है। और यही कैसा है, दिस इज द डिजायर्ड आंसर और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन। इजीली आप इसको आधे पेज में दबा सकते हैं 7 मार्कर में। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे इस समय डिस्कस कर रहा हूँ। साथियों एलिमिनेशन मेथड का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का एक अच्छा, अगर आपकी रुचि हो तो थोड़ा सा और समझना, आपको थोड़ा आनंद आएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप बहुत थोड़ा सा आपने बचपन में जो चीज़ नहीं सीखी, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में ऐसे उटपटांग प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि x बराबर -1 और y बराबर -1 का मतलब क्या है? इसका ये समीकरण का हल है, इक्वेशन का। एक बार समझाऊंगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। साथियों पहली बात तो ये समझो कि -1 यदि आप इसमें रख दोगे, चाहे पहली इक्वेशन में रखो चाहे दूसरी में, तो LHS बराबर RHS सेटिस्फाई कर जाएगा। रख के देख लो आप, 2 एकम 2 माइनस का 2, 3 1 0 माइनस का 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 में से 5 गया, कितना बचेगा, 0 0 बराबर 0।
कर रहा है सेटिस्फाई, आप इसमें रख के देख लीजिए तो भी आएगा। मतलब ये हुआ कि जो आंसर आपने निकाला है वो समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये मैंने आपसे बोला था लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन की इक्वेशन, और अगर एक लाइन आपको आगे बढ़ानी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप एक प्लेन चाहिए। आपको क्या प्लेन चाहिए? एक्स वाई प्लेन चाहिए। एक्स और वाई मैंने आपसे बोला था ना, एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस वाई। इस प्लेन पे कोई लाइन आगे बढ़ रही है तो हर लाइन अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है, और हर एक पॉइंट को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक्स और वाई का मान आया है ना एक्चुअल में, वो लीनियर, दो लीनियर, अब आपके पास कितनी समीकरण है? दो। इसका ये मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि जो दो लाइन है, एक लाइन मान लीजिए ये है और दूसरी लाइन मान लीजिए ये है, तो ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे जरूर मिलती होंगी, जो पॉइंट है x और y जिसका मान है -1 और -1, और उस -1 पे दोनों लाइन मिलती है। कैसे पता? इसलिए पता क्योंकि वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा, एक्स और वाई का एक ही मान आया ना, ऐसा तो नहीं 5-6 वैल्यू आ गई, एक ही मान आया, मतलब इसी एक ही मान को क्या बोलते हैं आप? अद्वितीय। जो एक ही चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक। इसका मतलब ये है जनाब कि जो आपकी ये जो दो समीकरण है, ये एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काटती हैं। अब आप इसको जीवन भर बढ़ाते रहो, इधर बढ़ाते रहो, इधर बढ़ाते रहो, इधर बढ़ाते रहो, ऐसा तो होगा नहीं कि लाइन घूम के आके इसको काट देगी, अब कभी नहीं काटेगी। तो दो लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काट सकती हैं? सिर्फ एक पॉइंट पे काट सकती हैं। तो जो आपने वैल्यू निकाली है ना, वो उसी पॉइंट की वैल्यू है जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को उस प्लेन में काट रही हैं। इतने की आवश्यकता है नहीं, बट किसी को इंटरेस्ट है गणित पढ़ने में, कोई बहुत जानना चाहता है चीज़ों को, तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब साथियों और बात क्या कर सकते हैं हम? मान लीजिए इसी सवाल को अब हम और एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब जैसे कि यूनिक सॉल्यूशनों की बात हो रही है, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, बट फिर भी अभी हमें थोड़े एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस करने हैं। आइए ज़रा हम बात करते हैं। अगर मैं विद्यार्थियों आपसे इसी सवाल को, पहले हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। 2x + 3y = 0, हमने बोला 3x + 2y + 5 = 0। अब मैं इसको करना चाहता हूं कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड जरा यूज करके देखते हैं। अगर मान लीजिए उसने बोला कि रिप्लेसमेंट मेथड से यूज करिए, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं आप इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बचपन में पढ़ा होगा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अगर इन दोनों में से किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करना चाहें, सेकंड मेथड हम सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? किसी भी एक समीकरण को, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आप ऐसा करिए कि किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो या y की, उसको उठा के दूसरी में रख दो। कैसे? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? एक का मान निकाल के दूसरे में रखना। जैसे कि इसको देखते हैं इक्वेशन 1 से, अब ध्यान से समझना, समीकरण 1 से आप जो भी काम करेंगे उनको बताएंगे कि कहाँ से कर रहे हो, समीकरण 1 से। यही आर्ट है, यही नंबर दिलवाता है। पढ़ने वाले को ये मान के चलो कि 6 साल का बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, बस वो सोच सोच के लिख दोगे तो सारे नंबर आपको वो दे देगा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना पड़े उनको कि वो क्या कहना चाह रहे हो आप। 2x + 3y = 5। अब देखो भाई क्या कर सकते हो आप इसमें, ध्यान से समझो। या तो आप x का वैल्यू निकाल लो या तो y का वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखना। यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू निकालनी है, यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बाकी सब है, कौन बाकी सब? ये पूरा उसको उधर भेज दो, RHS। तो आप बोलेंगे कि 2x बराबर ये 3y प्लस का है, उधर जाएगा, पुल के उधर जाएगा तो टैक्स लगेगा, -3y, और ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 5। अब x बराबर क्या होगा? -3y -5। देखिए यहाँ गलती मत करना, जिनका मैथ्स वीक है ध्यान से सुने। अब ये 2x जो है वो मल्टीप्लाई में है, 2 और x गुणा में है। अब मैं 2 को नीचे भेज रहा हूँ, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा? बटे में। अगर ये 2 + x होता तो ये 2 कहाँ आता? माइनस में। लेकिन ये है 2x मतलब 2 × x। अब यहाँ पर जो भी लिखा है उसके कहाँ जाएगा? ये बटे में। त्रियक गुणा इसी को तो कहते हैं। ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ये x का मान आ गया।
अब क्या मतलब है इसका, नाम पढ़िए, प्रतिस्थापन, मतलब स्थापना करनी है, रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। आपने इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, इसी मान को उठा के रख दो इक्वेशन 2 में, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में काय का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर रख देते हैं भैया x का मान। तो आप बोलेंगे कि 3 इंटू x का मान कितना है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, -3y -5, -3y कितना है 2 है, और प्लस में y का मान कितना है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जरा जनाब ध्यान से समझें तो आपको मालूम चलेगा कि अब इसमें x गायब हो गया, पूरा y है। अगर पूरा y है तो y का मान आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, उसको उठा के या तो इसमें रख दो या तो उसमें रख दो, सॉल्व हो गया सवाल। इतना सा काम करना है, ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ब्रैकेट खोलते हैं, 3 का 9 तो माइनस का 9y, 3 5 6 15 डिवाइड बाय 2, प्लस में कितना है 2y प्लस 5 बराबर 0। अब साथियों बचपन में एलसीएम लेना सीखा होगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, 2 का भाग 2 में, 2 का डिवाइड 2 में एक बार जाता है और जो आता है उसका गुणा ऊपर करते हैं, तो 1 इंटू 9 कितना होगा -9y, 1 इंटू 15 कितना होगा -15। अब 1 का भाग 2 में देंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और 2 का गुणा करेंगे ऊपर, 2 2 ज़ा 4 प्लस का, और 2 पंजे 10, और बराबर में क्या है, और बराबर में क्या है 0 है कि नहीं भैया। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आइए जनाब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम इसको आगे लेके चलें तो देखिए 9y में से 4y गया, -9y में से 4y गया तो माइनस का 5y, 15 में से 10 गया तो माइनस का 5, और 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 0 इंटू 2 कितना होता है 0, तो -5y बराबर, ये -5 उधर जाएगा तो टैक्स लगेगा 5, और y बराबर कितना आ गया -1। 5 से 5 कटेगा, काट के दिखाना नहीं है, पर y का मान -1 आ गया, y का मान -1। और जैसे ही y का, ये मैंने सब आपको फ्लो चार्ट समझाने के लिए बनाया, नहीं तो आप लीपापोती कर दें एग्जाम में, ऐसे काम मत करिएगा। y का मान -1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, y का मान उठा के y की वैल्यू आप कौन से समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर रख दें हम, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बिना किसी भी स्टेप खाए हुए सारी एक एक चीज़ सॉल्व कराई है। 3 में से 5 गए तो 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x 2x बराबर -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, x बराबर -1। अब आप क्या लिख दें, अतः x बराबर -1 कॉमा y बराबर -1 समीकरण के हल होंगे, समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। हैंस x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1 विल बी द डिजायर्ड सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ठीक बात है। तो ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि या रिप्लेसमेंट मेथड। आशा करूंगा कि ये प्रतिस्थापन विधि भी आपके दिमाग में पूरी तरह से पहुंची होगी, अच्छे से उतर गई होगी। ठीक बात। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा उनको। साथ ही मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा 5, ठीक है, और मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने 2x प्लस वाई हमने लिखा इज इक्वल टू 8, ठीक है, को हल कीजिए। ठीक है, और हम चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं, 2x प्लस 3y ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, को हल कीजिए। मैंने आपको ये सवाल दिया, अब ये सवाल मान लीजिए 10 मार्कर में आया है, ज़्यादा परेशान, अच्छा कोई मेथड अगर वो बोलता है तो उसी मेथड से करना है, नहीं बोलता है तो आप समझ रहे हैं दो विधियां हैं हमारे पास जो जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की एलिमिनेशन विलोपन विधि। दूसरी मेथड क्या है आपके पास, रिप्लेसमेंट मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो भाई आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए प्रश्न आता है 7 मार्कर में, इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सीधा ज़्यादा परेशान हुए बिना सबसे पहले आप विलोपन विधि का चुनाव कर सकते हैं। तो हमने बोला कि इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2, और आप लिखेंगे सीधा सीधा कौन सी विधि द्वारा हल करने पर, विलोपन विधि द्वारा, एलिमिनेशन द्वारा हल करने पर। आपको 1 नंबर तो आपको यहीं मिल जाएगा कि आपने उसको बता दिया कि हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होगा भाई, आप बोलेंगे समीकरण 1 में आपको पता है ना कि x की वैल्यू हम सेम बना देंगे, तो इसमें आपको कितने का गुणा करना है, 2 का।
अच्छा यहाँ पर गुणा में कुछ है कि नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, मैंने आपको बताया था 1। तो ये एक x है, तो एक का गुणा नीचे कर भी दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, सही है। तो अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक का गुणा नीचे कर भी दोगे तो इसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 2, तो 2 का गुणा करके डायरेक्ट लिखें तो 2x प्लस 2y, एक जगह नहीं होता, मैंने आपसे हमेशा कहा 2x 2y और 2 5 10 बराबर 10, इसका नाम रख दिया समीकरण 3। अब देखिए आप बोलेंगे सर समीकरण 4 तो है ही नहीं, भाई आपको एकदम रट्टू तोता बनना है, तो आप बोल देंगे समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर एक और समीकरण आ जाएगी, 3 में से 4 घटा लेना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो भाई आपके तरीके से लिख देते हैं, अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 में से हम 1 को घटा दें, 2 को घटा दें, पर मैं आपकी परेशानी से बचाने के लिए 1 में 2 का गुणा करने एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा, एक ही मेथड सीखिए आप ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 का गुणा करने पर, बाकी आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, समीकरण 4। अब आप क्या बोलेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, समीकरण 3 व 4 नहीं, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। आपने करा भाई, घटाया, माइनस किया तो क्या रिजल्ट मिला, आप जानते हैं कि 1x 2x में से 2x गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 2y में से, ध्यान से देखना गलती मत करना, कई बार हमारे बल्लेबाज क्या करते हैं, 2y में से 3y गया तो 1y बचा। आप किस में से क्या घटा रहे हो, 3 में से 4, इसमें से ये माइनस कर रहे हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इन सब के चिन्ह बदल चुके हैं, तो 2y में से 3y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। अभी 7 मार्कर में आया है तो पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2y में से 3y गया तो माइनस y बराबर 10 में से 12 माइनस गया तो माइनस का 2, और माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब y बराबर 2। ये एरो क्या करता है मैंने आपको बताया ना, उसी लाइन में कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे कि y का मान, क्या कहेंगे हम कि y का मान, क्या बोलेंगे आप कि y का मान, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है शायद, कोई नहीं हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। y का मान कहाँ रखने पर, ये तो y का मान कहीं रखने ही नहीं दे रहा है भाई, y का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो आप बोलेंगे कि x प्लस y का मान कितना है, 2 बराबर 5, इसको हम चिन्ह लगाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 3, 5 में 2 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3, अतः x बराबर 3 कॉमा y बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, और यही अभिष्ट उत्तर है। हेंस x is equal to 3 and y is equal to 2 is the desired answer या desired solution for the equation and this is the desired answer, ठीक है। तो आप इतना लिख देंगे, 7 मार्कर में आपको पूरे नंबर देके आपके हाथ जोड़ के एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। आपने यहाँ ज़रूर बताना कि विलोपन विधि आपने सॉल्व किया है, ये ज़रूर बताना कि किससे किसको माइनस कर रहे हो, किस में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो ये बताना, और कहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे हो, और लास्ट में फाइनल आंसर को डब्बे में बंद करके ज़रूर आइएगा। साथियों अगर इतना आपने सीख लिया ना तो इतना मोर देन सफिशिएंट है समीकरण में, लीनियर इक्वेशन में, रेखीय समीकरण में, इस वाले पार्ट में, सवाल को सॉल्व करने वाले पार्ट में। मैं रिप्लेसमेंट मेथड आपको एक बार फिर बताता हूँ, यदि मैं इसको, अच्छा इसको पूरा डिटेल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा वो भी सीख लो आप। अगर मैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को सॉल्व करूँ तो फुल कैसे करेंगे वो भी सीख लीजिए आप, एक बार हम उसको वैसे भी कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। आप जानते हैं कौन सी विधि द्वारा हल कर रहे हैं हम, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। ये स्टेप आप लिख देंगे सबसे पहले, 10 मार्कर में कैसे लिखेंगे उस पर चर्चा हो रही है। हम लिख दिए हैं विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। अब आप क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ऐसा आपने लिखा, ठीक है, करने पर, पूरा लिखना, आलस मत करना। तो आप बोलेंगे कि अब देखिए, अब आप डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, अब आप उनको बताएंगे, देखिए रचना के पद 2 बराबर 5 इंटू 2, ये देखो भाई आपने क्या करके बताया उनको कि हम इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, एक जगह नहीं होगा पूरे में होगा, तो आपने पूरे में होगा मतलब ब्रैकेट नहीं लगाया तो नंबर कट जाएंगे आपके, गलती हो जाएगी, बराबर। अब 2 का मल्टीप्लाई एक तरफ थोड़ी होगा, तराजू में दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए ना इक्वेशन में,
तो राइट में भी तो 2 का गुणा होगा, नहीं तो तराजू एक तरफ से भारी हो जाएगी तो पलट जाएगी तराजू, फिर होगा कि नहीं। बराबर के चिन्ह का मतलब क्या है, वजन बराबर होना चाहिए। इक्वेशन ऐसे ही नहीं लगाए बराबर का चिन्ह कि कोई उठा के आके लगा के चला गया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। इसका नाम दिया आपने समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अब जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं उसी को वापस से लिखा इसी प्रकार, तो आपने बोला 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 1, और फिर आपने ब्रैकेट खोला तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आ गया समीकरण नंबर 4। आ गया समीकरण नंबर 4। इसको 12 माइनस 4 मत समझ लेना आप, समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ सर, अब और आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि समीकरण इक्वेशन 3 में से 4 को घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ऐसा आपने बोल दिया। चलिए घटाते हैं, तो डायरेक्ट नहीं घटाएंगे अगेन, तो 2x प्लस 2y माइनस क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y। सर अगर आपने जनाब ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर से मैं आपको ये बात का आगाह कर रहा हूँ कि आपके नंबर काट लेगा वो, या फिर आप खुद ही गलत कर देंगे सवाल। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा के ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको गलती से ऐसा भी लिख सकते हैं, जल्दबाजी में आधे बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, माइनस का गुणा इधर भी होगा और उधर भी होगा, दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों का चिन्ह बदलेगा, इस बात को आप समझें, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें इस तरीके से तो क्या होगा, अब आगे समझते हैं। अब इसको यदि हमें सॉल्व करना है आगे, तो देखिए अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y बराबर -2। अब देखिए आप स्टेप्स कैसे बढ़ाते हैं एग्जाम में, 2x के पास में 2x ले आइए, 2y के पास में 3y ले आइए बराबर -2। 2x में से 2x गया तो 0 प्लस, अच्छा प्लस तो बचेगा नहीं। अगर आपसे मैं कहूँ कि 2y में से 3y गया तो कितना बचेगा, -y बराबर -2। -y बराबर -2, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देखिए उसी चीज़ को हम कितना डिस्क्रिप्टिव लिखते जा रहे हैं, और ये टेढ़ा मत बनाना यहाँ पर क्योंकि लाइन नहीं है, एक लाइन का एक लीनियर तरीके से लिखना, ऐसा नहीं कि एक इधर लिख रहे हो एक इधर एक इधर एक इधर, एग्जामिनर बोले कि क्या कचरा फैला दिया, ऐसा काम नहीं करना है। आप समझ रहे हैं इस बात को, पूरा एकदम अरेंजमेंट सही होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मैंने कहा कि y का मान मुझे कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5 था, तो मैं इसको लिख देता हूं कि x प्लस वाई का मान कितना आया है 2, तो x प्लस 2 बराबर 5। आपको पता है ये पक्षांतर का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये 5 के पास 2 जा रहा है, इस चिन्ह बदलेगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब आप लिखेंगे अतः x बराबर 3 y बराबर 2 उपरोक्त समीकरणों के अभीष्ट हल होंगे, अभीष्ट हल होंगे, hence these will be the desired answer of the following equation, और यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल से सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से लिख के बता दिया, ये 5 मार्कर में और 7 मार्कर में और 10 मार्कर में। साथ ही इसको रिप्लेसमेंट मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो और देख लीजिए आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बने। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिए हैं, इज इक्वल टू 12। अब हम कौन सी विधि द्वारा कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हम बोल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। on solving these equation on the basis of substitution method या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या मतलब होगा इसका, समीकरण 1 से इक्वेशन देना मत भूलिएगा, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान निकाल लिया हमने 5 माइनस वाई, ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात कि ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक बात है। y हमारा RHS में गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब आप बोलेंगे कि x का मान, इस x के मान को उठा के कहाँ रख दीजिए आप, क्योंकि आपने इसको समीकरण 1 से फाइंड आउट किया है तो 1 में तो रख नहीं सकते, कहाँ रखेंगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई, फिर मैं आपसे कहूँगा ब्रैकेट नहीं लगाओगे, नंबर कटेंगे, गलती होगी, इज इक्वल टू 12। अब आप इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ये समझते हैं। 2 इंटू 5 कितना हो रहा है 10, माइनस कितना आ रहा है 2 इंटू वाई 2y, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, 2y में से 3y गए तो y बचा, प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12। आप चाहें तो एरो से आगे कंटिन्यू कर दें, आप चाहें तो एक के नीचे एक लिख दें, जैसा आप कॉपी में स्पेस हो उसके हिसाब से आप यूज़ करें उसको, ठीक है। 12 माइनस 10, ये 10 उधर जाके माइनस हो गया, y बराबर कितना आ गया 2। अब इस y का मान कहाँ रखेंगे आप, y का मान उठा के समीकरण 1 में, तो x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा 5 माइनस 2। मैंने इसको इधर उधर ट्रांसफर किया है तो ये पक्षांतर का चिन्ह भी लगेगा, तो x बराबर कितना आएगा 3। अब x बराबर 3 कॉमा y बराबर 2 क्या होंगे, समीकरण के हल होंगे, उपरोक्त समीकरण के हल होंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दी हैं। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लिखते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस लेटर से हम कहते हैं 3y इज इक्वल टू 8 को हल कीजिए। ये सवाल है आपके लिए, इसको आप 7 मार्कर में, 10 मार्कर में, विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दोनों मेथड्स का यूज़ करके आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं और आगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको हल कीजिए। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अपनी कॉपी में। आप चाहें तो आंसर जो हमारे ग्रुप की लिंक है उसमें भेज सकते हैं, आंसर राइटिंग, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है वो मैं आपको फीडबैक जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही भेजूंगा। तो साथियों आज के सेशन को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं और लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण को एक और सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करूंगा कि 2 पार्ट जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सेशंस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं। साथियों आज के लिए आपसे यहीं विदा लेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।